श्रोताओं, लगभग 2 वर्ष पहले जब श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वर्तमान सरकार ने दायित्व संभाला था, तभी से प्रधानमंत्री के मन में ग्रामीण क्षेत्रों के विकास को लेकर अपनी कुछ सोच थी, एक अपना मिशन था। और इसीलिए इन 2 वर्षों में सरकार के बहुत सारे कार्यक्रमों और गतिविधियों का केंद्र बिंदु जो है वो गांव रहा है और है भी। प्रधानमंत्री के उस मिशन को साकार करने का दायित्व केंद्रीय ग्रामीण विकास, पंचायती राज और पेयजल तथा स्वच्छता मंत्रालय भारत सरकार का है, जिसका नेतृत्व चौधरी बीरेंद्र सिंह जी के कुशल हाथों में है। और आज इस कार्यक्रम में हम उन्हीं से बातचीत कर रहे हैं, जिसके जरिए इन 2 वर्षों की उपलब्धियों का लेखा जोखा प्राप्त करने का अवसर हमें मिलेगा। और चूंकि 3 मंत्रालय हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, तो आज हम सिर्फ ग्रामीण विकास मंत्रालय को लेकर चर्चा करेंगे और पंचायती राज को लेकर चर्चा करेंगे। तो चौधरी साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। 3 मंत्रालय, तीनों बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही विस्तृत कार्य है और उसकी प्रणाली है। तो आज अगर अभी हम 2 मंत्रालयों की बात करें, ग्रामीण विकास मंत्रालय और पंचायती राज की, तो इनको लेकर 2 वर्षों का आपका आकलन क्या कहता है? देखिए, ये सही है कि 3 मंत्रालय में जो महत्वपूर्ण मंत्रालय जो राष्ट्रीय कार्यक्रम बन गया स्वच्छता अभियान, उसका जिक्र हम बाद में करेंगे। लेकिन ग्रामीण भारत, जिसमें आज भी 69% से ज़्यादा लोग गांव में बसते हैं, उनकी ज़िंदगी में जब तक आमूल चूल परिवर्तन नहीं आएंगे तो हम किसी भी विकास को ये नहीं कह सकते कि हमने कोई मंजिल तय कर ली और अब हमारा मुल्क, हमारा देश विकसित है जी। तो इसलिए प्रधानमंत्री जी की ये हमेशा सोच रही है। और मैं ये समझता हूँ, मेरा राजनीतिक जीवन 45 साल का है, जो शायद बहुत लंबा है सफ़र। मैंने पहली बार ये देखा कि प्रधानमंत्री ने छोटी से छोटी बात जो विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकती है, उसको छुआ है। और उसमें मैं अगर आपसे ये कहूँ कि जैसे मनरेगा जी, मनरेगा में जिस तरीके से मनरेगा का क्रियान्वयन हुआ यूपीए सरकार में, मनरेगा का कानून बना, ये ठीक बात है कि वो एक अधिकार दिया गया, कानूनी अधिकार किसी भी गांव में रहने वाले व्यक्ति को कि मुझे रोज़गार की ज़रूरत है और मुझे रोज़गार दिया जाए। 15 दिन में सरकार की जिम्मेवारी बनी कि उसको रोज़गार दिया जाए। लेकिन एक समय ऐसा था जब मनरेगा से जो लाभार्थी था वो पीछे हटना शुरू हो गया। और प्रधानमंत्री जी ने भी ये कहा कि मनरेगा से जो लाभार्थी का मनमुटाव हुआ, जो उसका पीछे हटने का एक उसकी सोच बनी, उसमें आमूल चूल जब तक हम ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करेंगे, उसमें परिवर्तन नहीं लाएंगे, तब तक हम मनरेगा का जो हमारा फ्लैगशिप प्रोग्राम है, वो ग्राम वासियों को दोबारा से संरचना करनी पड़ेगी उसकी। और इसीलिए मैं ये कहता हूँ कि एक समय था जब मनरेगा में, जिसको हम परसेंटेज बोलते हैं, वो घट के 152 तक पहुँच गए थे जी, 152 करोड़। और पिछले 3 साल पहले भी 172 करोड़ था परसेंटेज। लेकिन हमने अब 1-1.5 साल के अंदर अंदर 235 करोड़ परसेंटेज का कीर्तिमान स्थापित किया। मैं ये नहीं कहता कि बहुत बड़ी उपलब्धि है, लेकिन आप ये देखिए कि जिस विश्वास को लाभार्थी खो चुका था, हमने वो विश्वास उसका प्राप्त किया और वो आगे बढ़ा। और उसने ये सोचा कि हाँ, जो परिवर्तन एनडीए की सरकार ने किए हैं, प्रधानमंत्री की सोच का जो हिस्सा है, उससे मुझे ऐसा लगेगा कि अब मेरा जो हक है वो मुझे मिलेगा। और आप अगर आंकड़ों को देखें जी, तो हमारे पास 37,000 करोड़ से कुछ कम का बजट था मनरेगा का 2015-16 का। लेकिन जो परिवर्तन आया, जो ट्रांसफॉर्मेशन आई, उसके माध्यम से हमने 43,000 करोड़ का काम किया, यानी 6,500-7 हजार करोड़ रुपए का ज्यादा काम किया, जिसका भुगतान हमने अब इस बजट में किया है। जी। तो मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि मनरेगा से जीवन में एक परिवर्तन आए, और वो तब आए जब उसकी गांव में गरीबी क्यों है या साधनहीन क्यों है, उसका बड़ा कारण यही है कि जो संपदा में जो उसका हिस्सा होना चाहिए दुनिया की दौलत में, देश की दौलत में, वो गाँव वासियों को नहीं मिलती। तो मनरेगा के माध्यम से हमने प्राथमिकता के आधार पे ये देखा कि जो लोग मनरेगा में काम करना चाहते हैं उनमें पारदर्शिता सबसे बड़ी बात है। और हमने इसलिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर कि जो काम करे उसका पैसा सीधा उसके अकाउंट में जाए। कम से कम
आप अंदाजा लगाइए कि हमने 2 साल में 9 करोड़ परिवारों को टच किया है मनरेगा के माध्यम से। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और मैं कहता हूं कि 2 साल की जो ये उपलब्धि है, ये गांव के जीवन में आर्थिक सबलता लाने में काफी हद तक हम सफल हुए। मनरेगा का एक उद्देश्य, जैसे आपने जिक्र भी किया, कि आर्थिक सशक्तिकरण, रोजगार, स्वावलंबन आर्थिक रूप से ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों का। उसके साथ साथ ये भी था कि उस पैसे का जो इतनी बड़ी राशि खर्च हो रही है, उसका सदुपयोग इस ढंग से हो, संपत्ति ऐसी बने, सार्वजनिक संपत्ति का निर्माण हो जो हमारे लिए बेहतर एक जीवन शैली का आधार बन सके। इस दिशा में जो गुणवत्तापरक निर्माण है मनरेगा के तहत, उस दिशा में भी कुछ कोशिशें काफी सारी हुई हैं। उसके बारे में थोड़ी चर्चा आपसे जरूर करना चाहिए। मैंने कहा ना, ट्रांसफॉर्मेशन। जी, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ही ये है कि उसको सही लाइन पे लाए हैं। मनरेगा की जो कंसेप्ट है, जो सोच है जी, और उसमें सबसे बड़ा परिवर्तन हमने ये किया कि कृषि और कृषि से संबंधित जो भी काम है, 60% मनरेगा का फंड उन चीजों पे खर्च किया जा सकता है। आप हैरान होंगे कि हमने अब की बार जो 2017 में हमारा जो प्रोग्राम है, उसमें 8,83,000 पॉन्ड्स, फार्म पॉन्ड्स और गांव में जो तालाब हैं उनको बनाने का कार्यक्रम शुरू किया है, जिससे कि जहां कृषि का उत्पादन तो बढ़ेगा ही, लेकिन मनरेगा में जितने कृषि आधारित काम होंगे वहां किसान की आमदनी भी बढ़ेगी, किसान से जुड़े हुए जो लोग हैं उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। और इसके साथ साथ सबसे जो बड़ी बात होगी कि जो फूड सिक्योरिटी की जब हम बात करते हैं, उसको भी आश्वस्त होंगे हम कि हमारी फूड सिक्योरिटी में भी उसी तरह से कोई खतरा पैदा नहीं हो सकता। बिल्कुल। तो ये मनरेगा के माध्यम से ही हुआ है। और मैं आपको बताऊं कि हमने 21 ऐसे हमारी स्कीम है जिनको हमने कहा कि मनरेगा के पैसे को आप उन स्कीम से जोड़ सकते हो, लगा सकते हो। जैसे किसी को पक्का नाली बनानी है खेत में, इरिगेशन डिपार्टमेंट, नहरी विभाग जो है, उसने कहा कि हाँ हम बनाएंगे, लेकिन हमने ये कहा कि इस नाली में, जैसे आपने कहा क्वालिटी की बात, गुणवत्ता, उसमें हमने कहा कि मनरेगा का जो कंपोनेंट है मजदूरी का, वो हम मनरेगा से देंगे ताकि वो एक अच्छी असेट बने। और यहाँ तक नहीं, हमने एक अपना पोर्टल जारी किया है, उसके माध्यम से पूरा हम हिसाब किताब रखेंगे गांव में कि गांव के अंदर कौन सी ऐसी संपत्ति, ऐसी चीजें बनी है मनरेगा के माध्यम से या दूसरे माध्यम से, उनका रिकॉर्ड रखेंगे, एक रजिस्टर मेंटेन करके रखेंगे, ताकि आने वाले समय में भी ये पता हो कि ये पैसे का उपयोग सही ढंग से हुआ, पारदर्शिता से हुआ। जी। अच्छा, ग्रामीण क्षेत्रों में आप जिस तरह कह रहे हैं कि आमदनी बढ़ाना एक बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्य और लक्ष्य है, और प्रधानमंत्री महोदय ने जिस तरह से ये लक्ष्य रखा है कि 2022 तक ग्रामीण क्षेत्र में हमारे रहने वाले ग्रामवासियों की आमदनी दुगनी हो, उस दिशा में आपके मंत्रालय के माध्यम से क्या कुछ कोशिशें हो रही हैं? प्रधानमंत्री जी की जो सोच है, उन्होंने ये कहा कि हम अगले 5 सालों में गांव के लोगों की आमदनी को डबल करेंगे कृषि के माध्यम से। कृषि मेन जो प्रोफेशन है गांव में वो खेती बाड़ी ही है, लेकिन खेती बाड़ी के साथ जब तक दूसरी चीज हम नहीं जोड़ेंगे तो अकेली खेती से आमदनी डबल होने की संभावना नहीं है। हमारे को फिशरीज में भी जाना पड़ेगा, हमारे को पशुपालन भी करना पड़ेगा, हमारे को जो दूध, जिसका आज हम सिर्फ दूध को बेचने तक की सोचते हैं, जब हम उसके गांव में उसके प्रोडक्ट बनाने शुरू करेंगे, घी उसका बनाना शुरू करेंगे, उसको पॉस्चराइज करेंगे, तो अनेक ऐसी चीज़ें हैं जिससे आमदनी डबल होने की बात कही जा सकती है। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि ये बड़ी कोई एक साधारण बात नहीं। जो अर्थशास्त्री हैं वो ये मानते हैं कि जिस दिन गांव के लोगों की आमदनी भारत देश में दुगनी हो जाएगी, उस दिन हमारा जो जीडीपी है, सकल घरेलू उत्पाद, वो 3.5% का जंप लेगा। मतलब जो आज 7.6 है वो डबल फिगर में 11% जा सकता है। और 11% का अर्थ समझिए कि गांव में 20 लाख करोड़ रुपया जो आज उनकी पहुंच से बाहर है, वो गांव के लोगों में पहुंचेगा, तो अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। तो जैसे मैंने कहा कि बिजली वो जब खर्चेगा तो उसको ये भी होगा कि हाँ मैं बिल भी अदा कर सकता हूँ। तो ये मोटी मोटी बातें हैं जो प्रधानमंत्री जी ने, उनकी सोच का हिस्सा है ये, कि अगर देश को विकसित होना है तो गरीब कमेरा वर्ग जो गांव में बसता है, किसान है, मजदूर है, उसको सबल बनाना पड़ेगा।
देखिए, पारदर्शिता की बहुत सारी बातें हैं और बहुत सारी चीज़ें धरातल पर दिखती भी हैं, लेकिन एक ये शिकायत भी कहीं कहीं सुनने में आती है कि जिस तरह से आपने सीधे पंचायतों को पैसा देना शुरू किया कि उनके खाते में पैसा जाए ताकि पैसा कहीं इधर उधर ना निकले और सही जगह इस्तेमाल हो। अब उसमें जैसे ब्लॉक हैं हमारे, खंड स्तर के बहुत सारी गतिविधियां हैं या जिला स्तर की हैं, तो ये बात उठी बीच में कि भाई आखिर वो क्या करेंगे, उनकी गतिविधियां कैसे चलेंगी, उनका कामकाज कैसे चलेगा, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, 14वें वित्त आयोग ने सिफारिश की भारत सरकार को, और उसमें सबसे महत्वपूर्ण सिफारिश ये थी कि एक तो राज्यों को आर्थिक तौर पे, क्योंकि प्रधानमंत्री ये भी कहते हैं कि भारत एक संघीय ढांचा है और संघीय ढांचे में आप राज्यों पे अपनी प्रभुसत्ता नहीं थोप सकते, आप उनको बराबर लेके चलेंगे। कॉम्पिटिटिव और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की जो उन्होंने बात कही है, उसमें 32% से जो हिस्सा टैक्सेस की कलेक्शन का वित्त आयोग देते थे, 13वें वित्त आयोग ने 1% बढ़ा दिया, उससे पहले वित्त आयोग ने आधा % बढ़ा दिया, पहले 29% था, बढ़ते बढ़ते 32 हुआ। लेकिन वित्त आयोग की सबसे बड़ी सिफारिश ये थी कि 42% जो कर संग्रह है वो सीधा राज्यों को जाए। उसके साथ साथ हमारा जो 3 टियर सिस्टम है डेमोक्रेसी का, प्रजातंत्र का, केंद्र सरकार है, फिर राज्य सरकारें हैं, और फिर आखिरी जो कड़ी है वो भी 3 टियर है जी। जिला परिषद है, फिर ब्लॉक समिति है, और फिर ग्राम पंचायत। तो फैसला ये लिया गया कि 2 लाख करोड़ रुपया अगले 5 साल में सीधा पंचायतों को जाए, उसमें बीच में कोई स्टॉप या कोई हॉल्ट या कोई स्टेशन या कोई कुछ ना हो जी। जब इतना पैसा गांव में जाएगा तो ये बात आपकी सही है कि उस पैसे का सदुपयोग कैसे हो, लेकिन एक ये क्रांतिकारी कदम था। वरना आपको पता ही है कि पूर्व प्रधानमंत्रियों ने भी ये कहा कि यहाँ से 1 रुपया चलता है, जाते जाते 15 पैसे फिर रुक जाता है। जी, बिल्कुल। प्रधानमंत्री जी ने इस बात को सुनिश्चित करने के लिए हमने पूरी राज्य सरकारों से मंत्रणा कर करके पंचायतों को ये कहा कि एक तो आप अपना जो वार्षिक जो बजट है, जो पैसा आपको मिलेगा उसका आपको वार्षिक बजट बनाना पड़ेगा, और वो ग्राम सभा के सामने। ग्राम पंचायत घर बैठ के तो कुछ भी 12-15 मेंबर होते हैं, कुछ बना ले, लेकिन नहीं, ग्राम सभा प्राथमिकताएं बताएंगी, और 20 अगर प्राथमिकताएं हैं और आप ये समझते हो कि आपका बजट इनमें से 3 को 1 साल में पूरा करेगा, तो वो 3 प्राथमिकताएं आप अपने बजट में शामिल करोगे, और इस प्रकार से बजट बनेगा, और फिर पंचवर्षीय बजट भी बनेगा पंचायतों का। हाँ, अच्छा। तो ये एक योजनाबद्ध तरीके से पंचायत स्तर पे पंचायत का बजट बने और पंचायत ही उसको खर्चे। और यही नहीं, जैसे मैंने मनरेगा का जिक्र किया, 2 लाख करोड़ जब मैं बोलता हूं जो 14वें वित्त आयोग से जाएगा, 2 लाख करोड़ ही मनरेगा का पैसा भी गांव पंचायत में जाएगा, मतलब 4 लाख करोड़। 4 लाख करोड़ का मतलब यह है कि साधारण से साधारण छोटी से छोटी पंचायत को भी 80 लाख रुपया 5 साल में जाएगा। और अगर पंचायत का साइज बड़ा है तो हो सकता है 2 करोड़ भी चला जाए, 1.5 करोड़ चला जाए। तो मेरा कहने से अभिप्राय यह है कि इतनी बड़ी धनराशि जब जाएगी तो हम उसका संचालन कैसे करें। इसीलिए हमने बेयरफुट टेक्नीशियंस जो गांव में, उनको 4000 ऐसे बच्चों को हम ट्रेनिंग देंगे। अच्छा। और दी भी है हमने, जो उनका बजट बनाने में, एस्टीमेट बनाने में सहायक होंगे, क्योंकि इतना बड़ा पैराफर्डेलिया सरकार नहीं जुटा सकती। और इसी प्रकार से उनकी सोशल ऑडिटिंग, जैसे मैंने कहा ग्राम सभा के सामने खर्चे का भी हिसाब देना पड़ेगा। फिर जो आपने कहा कि जो जिला परिषद है या ब्लॉक समिति है उसको कहाँ से पैसा मिलेगा, ये सही बात है, क्योंकि वो तो 2 लाख सीधा चला गया जी। तो हमने राज्य सरकारों को ये कहा है कि जो आप राज्य वित्त आयोग का गठन करते हो पंचायती राज के तहत, उसमें आप धनराशि ज्यादा अब ग्राम पंचायत की बजाय जिला परिषद और ब्लॉक समितियों को दो। अच्छा। ताकि उनको भी काम करने के लिए उपलब्ध जो फंड्स हों, उनको ये चिंता ना रहे कि हमारे पास फंड्स कम हैं तो हम करें क्या। तो इस प्रकार की व्यवस्था बनाने की कोशिश की गई है और संतुलन रखने की कोशिश। संतुलन भी, हाँ, क्योंकि जब पीएम इलेक्टेड है, सीएम इलेक्टेड है, तो डीएम सरकारी क्यों। तो उस व्यवस्था में निचले स्तर की जो प्रजातंत्र है
उसको मजबूत करने का एक प्रयास प्रधानमंत्री की सोच का हिस्सा है। अच्छा। और ये हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि है। जी, एक जो सांसद आदर्श ग्राम योजना है, बहुत महत्वपूर्ण योजना है, और एक सोच इसके बारे में प्रधानमंत्री ने ये दी कि आप ये मत सोचिए कि आप गांव को गोद ले रहे हैं, गांव आपको गोद ले रहा है, आपको स्वीकार कर रहा है। तो इस तरह से एक जिम्मेदारी बनती है हम सांसदों की। इस दिशा में और इस क्षेत्र को लेकर या इस योजना को लेकर क्या विशेष लक्ष्य हासिल हुए हैं और आगे के लिए क्या सोच? देखिए, ये हमारे संसद सदस्यों की संख्या 770-75 के बीच में होती है। उसमें से 699 संसद सदस्यों ने, चाहे राज्यसभा के थे, लोकसभा के, उन्होंने अपने अपने गांव को चयनित करके हमें दिया था। और वहाँ हमने, क्योंकि हम तो एडवाइजरी देते हैं और गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हैं, जो क्रियान्वयन का काम है वो राज्य सरकारों का है। हमारी जो केंद्र की जो विभिन्न मंत्रालय हैं, उनमें जो योजनाएं हैं उनको उन गांवों में लागू करने के लिए प्राथमिकता का आधार हो। अच्छा। जैसे किसी गांव में पेंशन की बात है, पेंशन जो सांसद ने गांव गोद लिया है उसमें पहले पेंशन का काम समाप्त होना चाहिए। इस तरीके से करीब 11 मंत्रालयों ने अपनी प्राथमिकता बताई कि हम जहां जहां सांसद का गांव होगा उसमें हम अपने कार्य करेंगे। और इसी प्रकार राज्य सरकारों ने भी, जो उनकी राज्य सरकार की योजनाएं हैं, उनको भी उन गांव में प्राथमिकता लेने का काम किया। लेकिन ये हमारा 3 महीने के लगभग प्रोजेक्ट हमारा देरी से चल रहा है, क्योंकि इसमें जो एक तो बेसलाइन सर्वे है जी। पहले तो सांसद महोदयों ने चयन करने का जो समय था उसमें ही 2 महीने फालतू लगा दिए। तो अब हम तो उनसे रिक्वेस्ट करते रहे, प्रार्थना करते कि अपना नाम दीजिए। खैर, बहुत बड़ी संख्या में, मैं ये कह सकता हूँ 94% संसद सदस्यों ने दिए नाम दिए। हाँ। लेकिन उसमें काम की रफ्तार अब तेजी पकड़ेगी। और कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जहाँ बहुत से हमारे संसद सदस्य हैं जिनको CSR के माध्यम से सहायता मिली है, तो उनके यहाँ तो काम की रफ्तार भी बढ़ी है और अच्छे काम भी हुए हैं, और उनकी संख्या भी कोई 150 के करीब है। अच्छा। लेकिन बाकी कई ऐसे स्थान हैं जहाँ संसद सदस्यों को CSR का सहारा नहीं मिलता। तो उनकी ये भी मांग थी कि हमारे को कुछ MP लैड बढ़ाया जाए या कोई और प्रबंध किया जाए, ग्रामीण विकास मंत्रालय कुछ एडिशनल फंड दे। लेकिन हमने उनको यही कहा कि ये जो प्रोग्राम है इसमें आपको बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिसमें एक पैसा भी नहीं खर्च आता। बिल्कुल। जैसे राशन कार्ड बनने हैं। अब सांसद महोदय का जो गांव है उसमें राशन कार्ड बनाने वाला ये कहेंगे कि आज इस गांव में कोई ऐसा परिवार नहीं जिसका राशन कार्ड नहीं बना हुआ। बच्चों की इम्यूनाइजेशन है, टीकाकरण, अगर प्राथमिक आधार पे स्वास्थ्य मंत्रालय कहेगा कि सब बच्चों का टीकाकरण हुआ। इस तरह अनेक गांव के, हमने कहा कि गांव का एक ऐसा दिवस मनाया जाए, संस्थापक दिवस, गांव का प्राय गाना हो जी। तो ये चीजें तो बगैर पैसे की हैं, ये बहुत हुई भी हैं। कुछ ऐसी भी चीजें हैं जिनमें थोड़ा सा समय लगता है जी। जिन जिन राज्य सरकारों ने इस काम को प्राथमिकता दी है वहां बहुत तेजी से काम हो भी रहा है।